बीज निर्माण की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कार्य अगर आपसे पूछता है कहीं क्या हुआ था, तो बीज निर्माण की सबसे पहली प्रक्रिया में आप देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। पराग कोश के अंदर आपने देखा भी था, पराग कोश के अंदर क्या पाया गया था मेरे बच्चे? परागकण पाया गया था। और ये परागकण जो था, हवा, पानी, जंतु, जंतु में कीट आ जाएंगे, मक्खी आएंगे, भौरे आएंगे, इत्यादि आ सकते हैं। इसके द्वारा उसी फूल के अगर वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, उसी फूल के तो स्वपरागण होता है। इस दूसरे फूल के वर्तिक पे पहुंचे तो पर परागण होता है, तो स्थानांतरित हो जाते हैं। ये पहली प्रक्रिया है। जब भी बीज निर्माण होगा, उस निर्माण में सबसे पहला प्रक्रिया है परागकोश से। आपने पहले से भी पढ़ा है, परागकोश कहीं यहाँ पर था, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो जान ले। यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए, परागकोश के अंदर ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये चिपचिपक लिक्विड होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसको हम परागकण कहा जाता है। तो ये परागकण हवा से, हवा भी अगर बहुत तेजी से बहा ना, तो इसके अंदर भी, हवा के अंदर भी आ जाते हैं, और वो उठ के कहा चले गए? देखिए वर्तिकाग्र पर। कहा पहुंच रहे हैं बेटा? तो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। अब ये जो वर्तिकाग्र पर पहुंचे, कि आप जानते हो कि भैया या तो स्वपरागण होगा या तो पर परागण होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ रखे हो। उसी फूल के अगर वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो स्वपरागण, और अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो पर परागण होगा। तो ये जब हो गया स्वपरागण और पर परागण, तो देखिए अब इसमें से एक नली विकसित होगी। देखिए ये परागण है, तो पराग, देखिए इधर परागकण है ये। परागकण में से देखिए छोटी सी पतली सी नली विकसित होती है अंदर से, देखिए गई है। और ये नली जो जा रही है, ये कहाँ पर जाके मिलेगी? देखिए इधर अंडाशय, यानी कि ये नीचे वाला क्या था? बीजांड, आपको याद होगा, बताए थे ये क्या होता है? बीजांड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसी बीजांड के अंदर मादा युग्मक है। इसके अंदर क्या होता है? अब ये जो मादा युग्मक है, अब ये मादा युग्मक है, देखिए इधर से ये क्या है? परागकण, जो इस नली से होते हुए, इस नली से होते हुए किससे मिल गई भाई? मादा युग्मक से मिली। तो यानी कि नर और मादा युग्मक मिले जब, कौन सा युग्मक बेटा? मादा युग्मक। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जैसे ही नर और मादा युग्मक मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं निषेचन। और देखिए, जैसे ही नर और मादा युग्मक मिलेंगे, यहां से देखिए पराग कण से एक नली विकसित हुई, जिसको पराग नली कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसका नाम? पराग नली। और ये पराग नली से होते 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 देखिए कौन? पराग कण। पराग नली से होते होते देखो यहाँ बीजांड में क्या है? मादा युग्मक है। मादा युग्मक से परागकण मिलता है। ठीक, चलिए जब परागकण किससे मिल गया? मादा युग्मक से, तो मादा युग्मक परागकण नर युग्मक है। ये क्या है? नर युग्मक है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन करते हैं। समझ में आ गया? नर युग्मक और निषेचन। तो देखिए, नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं, तो आपने पढ़ा है कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक और कौन सी चीज? मादा युग्मक के मिलने को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज। और यही युग्मनज जो होते हैं, वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, और भ्रूण से, आप देखिए आगे की स्लाइड से अभी आपको पता भी चलेगा, वहां लिखा भी है, देखिए पराग कण जो होते हैं, पराग कण से एक नली विकसित होती है, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचाती है। देखिए ये नली है जिसको पराग नली कहते हैं, और ये बीजांड तक पहुंचा रही है। ठीक, बीजांड के अंदर क्या होता है अभी बताया हम? मादा युग्मक होता है। तो अंडाशय के अंदर, ये अंडाशय है पूरा, ठीक, इसके अंदर नर और मादा युग्मक का, यहाँ पर मादा युग्मक है, और यहाँ देखिए ये प्रश्न क्या है? नर युग्मक है, दोनों मिले,
तो जब मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निषेचन कोई पूछ लेता है निषेचन क्या होता है, तो आप कह सकते हो नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन जब हो जाता है प्यारे बच्चों तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। किस चीज का निर्माण हो जा रहा है? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और ये युग्मनज जो होते हैं वो विकसित होकर युग्मनज, हाथ नीचे सब लोग कर रहे हैं, ये युग्मनज जो होते हैं विभाजित होकर के ध्रुव किस चीज का निर्माण कर देते हैं? ध्रुव का निर्माण हो जाता है। और ये ध्रुव जो होता है प्यारे बच्चों बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होगा। जो है बीजांड से, तो बीजांड भी है, आप समझ रहे हो, यहाँ से एक कठोर आवरण विकसित होता है और विकसित होकर बीज में बदल जाता है। देखते होंगे बहुत सारे आम के फल, तो आम की गुठली के देखे ना, कठोर आवरण बन जाता है। और सुनिए विकसित होकर के किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय होता है ये पूरा अंडाशय फल में बदल जाता है। तो आम का फल खाते हो तो इसका मतलब अंडाशय ही है जो किसमें कन्वर्ट हुआ है? फूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और फूल के जो अन्य भाग हैं, जैसे फूल में दल पुंज था, ये सब क्या होते हैं? सब गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम बीज निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। एक बार कट में आप फिर से ध्यान दीजिए, बेटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा पूरा स्त्री कैसा है? वर्तिका से लेकर के और बीजांड, अंडाशय और वर्तिका और वर्तिका ग्रुप, पहले से ही ये सारे स्त्री केसर हैं। जो होता ये है मेरे बच्चे फैसले कोश से कहीं पराग कर का हवा से, पानी से या जंतु के माध्यम से, कोई भी जंतु हो उसके माध्यम से कहा वर्तिकाग्र पे पहुंचा। और वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचता है तो परागकण से एक नली विकसित हो जाती है जिसे पराग नली कहते हैं। समझ रहे ना? फिर ये पराग नली से होता हुआ परागकण बीजांड तक पहुंच जाता है। बीजांड के अंदर मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और युग्मक, नर युग्मक मतलब यहाँ पहुंच गया कि मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहती है। निषेचन में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज विभाजित होकर के ध्रुव का निर्माण कर देते हैं। बाद में चल के बीजांड जो होता है, ठीक है, एक कठोर आवरण विकसित करता है जिससे बीज बन जाता है। बीज का आवरण इसीलिए और कठोर होता है, ठीक है। अंडाशय जो होता है बड़ा वाला भाग, ये वाला पूरा, ये फल का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को बीज निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, तो डाउट है? आगे देखते हैं। आगे देखिए, मानव में जन्म, बोला हेडिंग क्या है हमारा? मनुष्य के अंदर या मनुष्य अपने जैसी नई संतान कैसे उत्पन्न करता है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानव में जनन अगर मैं पढ़ूं तो मानव में प्रजनन के लिए पहली तो बात ये है मेरे बच्चे, मैंने बोला कि कोई बच्चा या कोई जीव पैदा होते ही एक नए जीव को नहीं उत्पन्न करता है। इसके लिए एक निश्चित अवधि, निश्चित समय, या हम कह सकते हैं कि एक निश्चित एज होता है। उसी एज में जो जीव है जब उस एज को पार कर लेता है तभी वो अपने जैसी नई संतान, अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की उसके शरीर के अंदर क्षमता आती है। तो उसी को इस पर बताया गया है। उस अवस्था को यौनावस्था या यौनारंभ कहते हैं। कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा, इसमें मानव में जो प्रजनन होता है, मानव में जो लैंगिक लक्षण मतलब तो अवस्था, जिस अवस्था में कोई जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न कर लेता है, अपने जैसी नई संतान उत्पन्न कर सकता है, उसी अवस्था को हम कह सकते हैं। देखिए, मानव में लैंगिक लक्षण या मानव में लैंगिक परिपक्वता जब तक नहीं आएगी तब तक वह जीव अपने जैसी नया संतान नहीं उत्पन्न कर पाएगा। अपने जैसे अगर नई संतान उत्पन्न करना है तो उसको एक निश्चित अवधि या एक निश्चित आयु को पार करना पड़ेगा। और जब वो निश्चित अवधि में पहुंचता है
तो उसके अंदर कुछ, शरीर के अंदर कुछ हार्मोन के चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस मतलब कह सकते हैं हार्मोन्स परिवर्तन होता है, तो उस हार्मोन्स परिवर्तन को गैर लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो बोलते हैं गैर लैंगिक लक्षण लैंगिक परिपक्वता। इसका मतलब छोटे बच्चे में लैंगिक परिपक्वता नहीं होती है, लेकिन वही बच्चा जब युवा अवस्था की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। और जब लैंगिक परिपक्वता आती है तो वो अपने जैसा नया संतान या नए जीव को उत्पन्न करने की उसके शरीर डेवलप हो जाता है। तो बच्चों में कौन कौन से है, तो देखिए पहली बात, यौनावस्था जो है आने के लिए लड़कों के अंदर जितने तो मनुष्य है, नर है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला चीज चेहरा और शरीर। चेहरे पर और शरीर में क्या आते हैं, बाल उग जाते हैं। बाल देखते होंगे, दाढ़ी आ जाती है, मूछ आ जाता है, स्वर भारी हो जाते हैं। स्वर माने आवाज। आवाज जो पहले छोटे बच्चों की आवाज बड़ी पतली होती है, ठीक है। छोटे बच्चे की जो आवाज होती है पतली होती है, फिजिक्स की भाषा में उसको हम पिच कहते हैं। पिच माने तारत्व। जिसका तारत्व हाई होता है ना, उसकी आवाज पतली होती है। तो छोटे बच्चे की आवाज आप देखते होंगे तो बहुत टाइट टाइट बोलता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि उसकी पिच हाई थी। और जब वो उम्र बढ़ता है ना, तो देखिए आदमी की आवाज इसीलिए क्या होती है, भारी हो जाती है, थोड़ी मोटी रहती है, ठीक है। तो ये क्या क्या परिवर्तन है, पहले तभी आता है गैर लैंगिक लक्षण मनुष्यों में। गैर लैंगिक लक्षण लिखिए, तो मनुष्यों में दो लोग हैं, तो नर है एक। तो नर में पहले बताया जा रहा है, तो नर के लिए गैर लैंगिक लक्षण में चेहरे और शरीर पर क्या चीज, बाल आ जाएंगे, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक। स्वर का भारी हो जाना। स्वर माने आवाज, आवाज भारी हो जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, वृषण कोष, ध्यान दीजिए, और शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाना। और शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाना, ठीक। अब ये क्या चीज है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स के साथ, तो अभी यहाँ बहुत ज्यादा हम समझाएंगे नहीं। अभी फिगर के माध्यम से आप समझ पाओगे कि भाई वृषण कोष क्या है, शिश्न क्या है, और शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र का क्या होना शुरू हो जाता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। अस्थियां, जो शरीर की अस्थियां है, पेशियां हैं, ये मजबूत और कंधे चौड़े हो जाते हैं, और जननांगों के आसपास बाल उगाते हैं, ठीक है। जननांग मतलब जन्म देने वाले अंग के आसपास बाल का उग जाना। फिर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। नर के अंदर जो वृषण नरलिंग है, हार्मोन्स से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन यौनारंभ को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर यही हार्मोन्स शरीर के अंदर बनते हैं, कह दीजिए, और ये लिंग हार्मोन्स है। क्वेश्चन आता भी है, मनुष्य में लिंग, देखिए मनुष्य में और नर में लिंग हार्मोन्स का नाम बताइए। बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। मनुष्य के अंदर नर में लिंग हार्मोन्स के क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बेटा बाद में यूट्यूब पर ये लेक्चर अपलोड हो जा रहा है, वहां से जाके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समय नहीं बर्बाद करेंगे हम। 2-3 लेक्चर में एक चैप्टर हमेशा खत्म होता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से फिर से सुन लीजिए, मनुष्यों के अंदर अगर हम बात करें, मेरे बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो शरीर पर बाल उग जाना, ठीक। उसके बाद स्वर का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ का आना, वृषण कोष शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाना, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होना, अस्थियां, अस्थियां हड्डी, हड्डी मजबूत हो जाती है, छोटा बच्चा रहता है तो इतना मजबूत हड्डी नहीं होती है। और पेशियां मतलब उज्ज्वल स्ट्रांग हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना। जननांगों के पास बाल आ जाते हैं, और निर्लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन स्रावित होने लगता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इंसान जो
लड़के वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको जौना अवस्था करते हैं, युवा अवस्था, जवानी का जिसको अवस्था दोनों में अभी सब बताया जाएगा। अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग होता है, तो मान के चलिए एवरेजन 13 से 14 साल, लेकिन असली का जो जनरेशन है जो कि सब कुछ उल्टा पुल्टा खा रहा है, कभी यूरिया से बना हुआ चीज खा रहा है, यूरिया युक्त दूध पी रहा है, तो ये यौनारंभ आज के डेट में बहुत पहले हो गए, शुरू हो गए हैं, 100 से घट गए हैं। तो इसकी 100% निश्चित अवधि नहीं होती है, लेकिन बच्चों में माना जाता है 13 से 14 साल की जो अवस्था होती है उसमें यौनावस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे से सुनिएगा, फिगर के सामने है। ठीक, तो इसमें आप देखिए इनने क्या बोला, इसमें एक चीज के थोड़ा समझ लीजिए पहले। देखिए इधर सबसे पहला इसका नाम जो है ये पूरा, ये वाले हिस्से को हम कहते हैं शिश्न। ठीक, इसका नाम है शिश्न, याद रखिएगा। मेरे बच्चे, इसी शिश्न की वृद्धि होती है युवावस्था की अवस्था में। इस शिश्न में क्या होती है, परिवर्तन होता है, और ये अगर पहले साइज में छोटा था तो युवावस्था के अंदर साइज में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। इसके बाद देखिए ये जो नली है, इस नली को हम कह सकते हैं, आगे ये देखिए इतनी बड़ी लंबी नली है ये, इस नली को हम कह सकते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, तो देखिए इधर ये शुक्रवाहिनी है, और देखिए इधर ये जो है आपका एक छोटा सा, इसमें देखिए ये वृषण कोश है, ये पूरा क्या नाम दिया जाता है इसको, वृषण कोश बोला जाता है, वृषण कोश बोला जाता है इसको, वृषण कोश। और इस वृषण के अंदर देखिए वृषण कोश के अंदर वृषण होता है, वृषण, इसको कहते हैं वृषण। इसे समझिएगा एक एक बात को। चलो देखिए इधर, चलो यहाँ पर ये आप जानते हो कि पूरा मूत्राशय होता है, इसको हम मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय बोला जाता है। अब सोचिए इस मूत्राशय से एक नली विकसित होती है मेरे प्यारे, इस नली आगे देखिए ऐसे बस शिश्न से होता हुआ बाहर की ओर खुलता है, देख सकते हो आप ये, इस नली को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी कि मूत्र मार्ग मतलब मूत्र जो है, पेशाब जो है, इसी रास्ते बाहर आता है। ठीक, अब देखिए इधर यहाँ पर एक प्रोस्टेस ग्लैंड होती है, देखिए यहाँ ऐसे छोटा सा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसे प्रोस्टेस, प्रोस्टेट भी बोलते हैं, प्रोस्टेस ग्लैंड या प्रोस्टेस ग्रंथि, इसको प्रोस्टेस ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर एक होता है शुक्राशय, शुक्राशय, ध्यान से समझिएगा। जब युवा अवस्था स्टार्ट होती है तो अभी मैंने बोला कि भैया शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाना। ठीक, दूसरा देखिए वृषण कोश, इस वृषण कोश के अंदर, तो देखिए वृषण कोश के अंदर है वृषण, तो वृषण में एक चीज नया शुक्र, क्या चीज, शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। कह लीजिए शुक्रवाहिनियों से होता हुआ शुक्राणु यहाँ कहीं आराम करता है, तो जहां शुक्राणु आराम करते हैं ना उसे हम शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर शुक्राणु जो होता है वो आराम करता है उसे शुक्राशय कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। और वृषण कोश के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा और शुक्राशय में
शुक्राणु क्या करते हैं? आराम करते हैं, विश्राम करते हैं कह लीजिए। और देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये ऐसी ग्रंथि है जो मादा के अंदर नहीं पाई जाती। मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कौन सी ग्रंथि है जो मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये पुरुषों की ग्रंथि होती है, पुरुष ग्रंथि कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अपने समझा ये जो प्रोसेस है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, और यही शुक्राणु जो होता है बेटा, ये शुक्राणु जो होता है इसी को नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, इसी शुक्राणु को क्या बोला जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। तो फिर आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आई होंगी कि ये बच्चों के अंदर या लड़कों के अंदर होने वाले गौण लैंगिक लक्षण थे। आगे बढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, मानव में टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों के अंदर कौन सा लिंग हार्मोन्स होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखने वाली विषय है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मनुष्य के अंदर कौन सी हार्मोन्स होती है? तो टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन्स है। मनुष्य में जो लिंग हार्मोन्स का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, जनन अंगों को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। जनन अंग का मतलब जन्म देने वाले अंग। ठीक, इसको दो अंगों के रूप में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए इसमें क्या है, प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंग किसका निर्माण करते हैं? युग्मक। युग्मक का मतलब समझ रहे हो, नर और मादा। तो जो नर और मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे कह लीजिए, उसे प्राथमिक अंग कहा जाता है। दूसरी देखेंगे हम आगे, प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी जितने अंग हैं वो जनन तंत्र में कार्य करते हैं, उसे हम द्वितीयक अंग कहलाते हैं। हाँ समझिए, जो युग्मक का निर्माण करेंगे वो प्राथमिक, फिर जो युग्मक के बाद जितने भी अंग आएंगे वो सभी क्या होंगे? द्वितीयक अंग कहलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, नर जनन अंग में, नर जनन अंग में क्या क्या पाया जाता है? अभी मैंने बोला, अभी मैंने आपको समझाया मेरे भाई कि वृषण पाया जाएगा, वृषण कोष पाया जाएगा। तो वृषण, वृषण कोष के अंदर सुरक्षित होता है। ठीक, वृषण कहाँ होता है? और देखिए उससे अटैच, देखिए यहाँ से अटैच एक नली गुजरी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियों के आगे एक, देखिए हाँ ये रास्ता है जहां पर एक बॉक्स है जहां पर शुक्राणु क्या करते हैं? आराम करते हैं, उसको हम शुक्राशय कहते हैं। इसके आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब, फिर इसके बाद मूत्र मार्ग होता है, और उसी मूत्र मार्ग के उस बड़े से साइज को हम शिश्न कहते हैं। ये आपका नर जनन अंग के भाग थे। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन ऐसा है जो नर जनन अंग का भाग नहीं है। उसमें ये तीन दिए होंगे, इसमें से तीन तो ही दिया होगा, और दे देगा अंडाशय। क्या दिया होगा? अंडाशय आपका कह देंगे आप क्या नहीं है? नर जनन अंग का भाग नहीं होता है। तो आपसे अगर आज से कोई पूछता है कि भैया नर जनन अंग के भाग बताओ, तो ध्यान से सुनो। वृषण समझ में आया? वृषण ये गोली है। ठीक, वृषण कोष, वृषण कोष क्या है? इस, ये सभी उसी के अंदर क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। शुक्रवाहिनियां क्या है? यहां से शुक्राशय तक जाने वाली ये नली शुक्रवाहिनियां है। और ये यहाँ पर शुक्राणु क्या करता है? आराम कर सकता है। आगे है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये, और फिर आपका मूत्र मार्ग है जो मूत्राशय से चल के शिश्न से होता हुआ मूत्र बाहर निकल जाता है। तो ये कि नर जनन अंग की भाग थे, और सभी के नाम आप समझ में आ गए। अगर ये नाम नहीं आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे हमने एक बोला था तो आप लोग कम समझ पाए होंगे। लेकिन एक शब्द समझ में आया कि इसका क्या बोला जाता है।
साइंस की भाषा में, है ना? तो साइंस की भाषा में एक एक शब्द को आप समझ पाए होंगे कि किसको क्या कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल पढ़ते हैं।